प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता, कई परियोजनाएं की जनता को समर्पित। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से, भाजपा और यूपीए विधायकों ने बैठक कर बनाई रणनीति। रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव शुरू, राज्यपाल रमेश बैस ने किया उद्घाटन। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने झारखंड की 40 सदस्यीय हॉकी टीम भुवनेश्वर रवाना, 17 फरवरी से रांची में होगा सांसद खेल महोत्सव। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने त्रिपुरा में 4,350 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री ने अगरतला सरकारी दंत महाविद्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विकास की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। खुलुमखा माता झुका करके माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे करीब 2 घंटे आने में देर हो गई। मैं मेघालय में था, वहां समय जरा ज्यादा गया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग तो 11-12 बजे से बैठे हैं। आप लोगों ने ये जो कष्ट उठाया और इतने आशीर्वाद देने के लिए रुके रहे, मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं इतना कम है। मैं सबसे पहले त्रिपुरा के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है। बीते 5 वर्षों में आपने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। इसी का परिणाम है कि इस बार त्रिपुरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। साथियों, मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मेघालय के शिलांग में एक सार्वजनिक समारोह में 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने 4G मोबाइल टावर भी देश को समर्पित किए। श्री मोदी ने कहा कि इस टावर से पूर्वोत्तर के हर क्षेत्र को संचार से जोड़ा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में
150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ आयाम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण या शोक प्रस्ताव रखा जाना है। सत्र के दूसरे दिन यानी 20 दिसंबर को प्रश्नकाल होगा। साथ ही राज्य सरकार की ओर से 2022-23 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में सत्र के दौरान जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने और विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति तैयार हुई। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा राज्य की विधि व्यवस्था और अन्य मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। इधर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की भी बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न मसलों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की एक बैठक आज रांची में आयोजित की गई। बैठक के दौरान भावी कार्य योजना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से 1 वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा की गई। एससीएम मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आज विशेष बैठक बुलाई गई थी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, अपने दोनों संगठन महामंत्री, आदरणीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागिन जी, अपने कर्मवीर जी संगठन महामंत्री और केंद्रीय संगठन के आदरणीय पी सतीश जी शामिल हुए थे। और ये हम लोगों का लगातार रूटीन बैठक है और इस बैठक के माध्यम से अनुसूचित जाति मोर्चा के जो अभी बस्ती संपर्क अभियान हम लोगों ने कार्यक्रम को संपन्न किया है, उस संपर्क की समीक्षा हुई और आगामी काल में जो हम लोगों को कार्य योजना है, जिस तरह से आगे बढ़ना है, उसको लेकर के डिस्कशन किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार जिस तरह से अनुसूचित जाति वर्ग के हक अधिकार को असंवैधानिक तरीके से छीन रही है, उससे जनता में आक्रोश है और इसका नेतृत्व करना आज हम सबके लिए, उसी काम के लिए पार्टी ने हमें इस संगठन का दायित्व दिया है। सांसद संजय सेठ ने आज रांची में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान की पहल की। कार्यक्रम में करीब 80 लोगों ने सांसद के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। दामोदर नदी को अविरल और स्वच्छ बनाने की दिशा में काम कर रही संस्था युगांतर भारती को काफी हद तक सफलता मिली है। नदी को स्वच्छ बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर समाचार संपादक ने संस्था के संरक्षक सरयू राय से विशेष बातचीत की। युगांतर भारती के संरक्षक हमारे साथ सरयू राय जी हैं। किस तरीके से दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा पर जो इनका अभियान चल रहा है उसका इम्पैक्ट हुआ है और लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ा है? दामोदर और स्वर्णरेखा को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त करने का हमारा अभियान था। 2004-05 में स्थिति ऐसी थी कि दामोदर से हर जगह से केवल छाई, स्लाय, गंदगी यही बहती थी, उसका पानी पीने लायक नहीं था। हमने एक अभियान चलाया, स्वर्णरेखा पर भी अभियान चलाया। आज स्थिति है कि इन दोनों नदियों में औद्योगिक प्रदूषण 95% से अधिक खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। इसमें भारत सरकार का भी योगदान है, उन्होंने भी हम लोगों के प्रयास को सराहा और मदद किया। अब 5% जो है उसमें बोकारो स्टील लिमिटेड एक है जो पिछले 6 साल से वादा कर रहा है कि इस साल हम वह उपाय कर लेंगे कि हमारा गंदा पानी
दामोदर में नहीं जाएगा, मगर वो कर नहीं रहा है। उसका आइस पॉन्ड भी ऐसी जगह पर है जो हर बार टूटता है और बस्तियों को नुकसान होता है, कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो ये बोकारो स्टील अगर ठीक हो जाए तो 100% दामोदर औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। स्वर्णरेखा भी जमशेदपुर के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त है। अब सबसे बड़ी समस्या नगरीय प्रदूषण से है। जो हम लोगों के घरों से प्रदूषण निकलता है, जल, मल या डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, वह सीधा नदी में जाता है। उसका कोई उपाय सरकार नहीं कर पा रही है। डीवीसी से बात किया, उन्होंने डीवीसी कर रहा है। बोकारो स्टील भी वादा कर रहा है कि हम करेंगे, मगर जो सरकारी तंत्र है, नमामि गंगे का हिस्सा हो गया है दामोदर, उसकी सहायक नद होने के नाते, पर इसमें कहीं भी कोई सरकार मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। रामगढ़ है, बेरमो है, फुसरो है, ये सब जो इलाके हैं बड़ी भयानक तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। सीसीएल, बीसीसीएल की जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनकी गंदगी जाती है, तो इन पर तो हम दबाव डाल रहे हैं सीसीएल, बीसीसीएल, डीवीसी के ऊपर, वो करेंगे। मगर सरकार जिस तरह से सोई हुई है, या एक तरह से कहे कि हम लोगों की बात का कोई असर नहीं है। अब यही एक समस्या है कि हम सरकार से किस तरह से निपटें, यहाँ भी और स्वर्णरेखा में भी। लोगों को ये समझना चाहिए कि जो हम अपने घर से जलमल और डिटर्जेंट भेजते हैं, नदियों से ही पानी पीने के लिए साफ करके आता है हमारे घरों में, और ये सारे जो अशुद्ध तत्व हैं हमारे पीने के पानी में भी आते हैं, क्योंकि जिस तरह से सफाई होती है पीने के पानी की ब्लीचिंग से और क्लोरीन से, उससे वो कीड़े मरते नहीं हैं। जो जिसको हम लोग देखते हैं कि ज़रा पानी का ये रफ्तार कम हुई नदी में गर्मी के दिनों में, तो लाल लाल कीड़े सामने दिखाई पड़ने लगते हैं। इसको फेकल कोलीफॉर्म के नाम से जिसको लोग जानते हैं, ये मरते नहीं हैं इससे। इसलिए ज़रूरी यही है कि इसको ठीक किया जाए। इसलिए मैंने सरकार के सामने एक नया प्लान रखा है कि शहरों को के विकास की योजनाएं हैं, आप ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर बनाइए कि शहर से जो गंदगी निकलती है किस ड्रेन से, किस नाला से कहाँ तक जाती है। नया नाला बनाना हो, नया नाला बनाइए, नालों को आपस में जोड़ना हो और वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना हो, यह करिए। मगर ड्रेन बेस्ड डेवलपमेंट पॉलिसी शहरों की बनेगी तभी होगा, नहीं तो जमशेदपुर जैसा जो शहर है, पुराना शहर, वह ऊंची इमारतों वाला स्लम बन जाएगा। आज कई इलाकों में नाले का पानी घुस रहा है, ऊंचे ऊंचे घर बने हैं, उनके सतह पे जो सड़क बने हैं, पेवर ब्लॉक बिछे हैं, उनके नीचे से पानी ऊज आउट करता है और निकल रहा है। तो ये स्थिति है। इसलिए मैंने एक परिकल्पना दी है सरकार को कि आप ड्रेन बेस्ड डेवलपमेंट पॉलिसी शहरों की बनाइए। सरयू राय जी से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो औद्योगिक पॉल्यूशन था वो काफ़ी हद तक जो दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, वहाँ पर कम हुए। लेकिन अब जो चुनौती है वो है जो घरों से जो गंदगी निकलती है और जो नालियों के जरिए नदियों में मिलती है, वो एक बड़ी चुनौती है। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रांची के सिल्ली में आज से 3 दिवसीय गूंज महोत्सव शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इसका शुभारंभ किया। महोत्सव के पहले दिन 5000 छऊ नृत्य कलाकारों ने छऊ कार्निवाल पेश किया। महोत्सव का दूसरा दिन किसानों के लिए और तीसरा दिन युवाओं के लिए समर्पित किया गया है। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड स्थित राजस्थान भवन के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1000 से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर है, जिसमें सभी विद्याएं जो भी है की सुविधा उपलब्ध है। एलोपैथ में गायनिकोलॉजी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो के डॉक्टर, ईएनटी, कैंसर के डॉक्टर, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, बच्चों के हार्ट के डॉक्टर, कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विशेषज्ञ, सभी डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, अल्टरनेटिव में नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, क्रायोपैटिक थेरेपी, पंचगव्य, सभी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। नहीं, यहाँ पे आमतौर पे यहाँ पे जो आ रहा है माहवारी से संबंधित वो आ रहा है, और अराउंड 10% इनफर्टिलिटी, जिसको बच्चा चाहिए, वो वाले मरीज भी आए हुए हैं। महिलाओं को मासिक संबंधी रोग है, जिस वजह से उनकी खून की कमी, मासिक ज़्यादा
मासिक के रास्ते का इन्फेक्शन होना, एनीमिया, यही सारी ज़्यादा है। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के पीरटांड में आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कृषि मंत्री बादल और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन के अलावा विधायक कुमार सुदीप्य और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा मौजूद थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की विश्व में बढ़ रही लोकप्रियता से पड़ोसी देश बेहाल है। उन्होंने पाकिस्तान की विदेश मंत्री के टिप्पणी के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी उनकी छोटी सोच का परिचायक है। पाकिस्तान एक आतंकवाद को पनाह देने वाला देश बन गया है और आतंकवाद को बार बार बढ़ावा भी देते हैं। लोगों के खून से हाथ उनके रंगे हैं और इस तरह के बयान देकर अपनी मानसिकता पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिखाई है कि वहां का दिवालियापन कितना राजनीति का हो चुका है। सोच भी गंदी है, कारनामे भी गंदे हैं और इसका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भर में उनको लताड़ भी लगी है। शायद वो भूल गए 1971 में, आज से 51 साल पहले भारत की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 93,000 सैनिकों को हथियार डालने पड़े थे। कोडरमा जिले में पुलिस जवानों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। इस दौरान उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के अलावा साइबर फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। है जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब सेहत की बात में देखते हैं मुंह और गला के कैंसर के कारण और उससे बचाव के उपाय। मुंह और गले के कैंसर काफी लोगों को प्रभावित करते हैं और विश्व भर में मृत्यु का बड़ा कारण है। मुंह व गले का कैंसर लैरिंक्स, गले, होंठ, मुंह की अंदरूनी सतह, नाक या सैलिवरी ग्लैंड्स में हो सकता है। तंबाकू का सेवन, अधिक मात्रा में धूम्रपान करना या शराब का सेवन करना, इसके अतिरिक्त कई अन्य कारक हैं जिनसे मुंह और गले के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। मुंह और गले का कैंसर आज के दिन में हमारा इस देश में कॉमनेस्ट कैंसर हो गया। सबसे ज्यादा कैंसर मेल्स में या आदमियों में यही कैंसर है। क्यों इतना ज्यादा होता जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बीड़ी सिगरेट पीने से भी होता है। कई बार मुंह में अगर दांत ठीक ना हो, दांत खराब हो, नुकीले दांत हो, तो उससे भी हो जाता है। अगर आपके मुंह में छाला पड़ गया, अगर आपके मुंह से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपके मुंह में जो है कोई ऐसा छाला पड़ गया है जिससे दर्द नहीं होता है, तो ये बड़ा डेंजरस लक्षण है। अगर आपके खाने पीने में दर्द होता है तो थोड़ा सा डेंजरस लक्षण है। अगर आपकी आवाज़ बदल गई है या अगर आपको खाने पीने से खाना अटकता है तो ये बड़ा डेंजरस लक्षण है। अगर आपका सांस अटकता है, सांस अंदर खींचने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो ये डेंजरस लक्षण है। और अगर आपके बाहर गले की तरफ जो है कोई रसौली बन गई है, कोई गांठ आ गई है, तो ये बड़ा डेंजरस लक्षण है।
यदि मुंह और गले का कैंसर होने पर इलाज में विलंब किया जाए तो बीमारी की गंभीरता बढ़ती है और रोगी की जिंदगी के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। मुंह और गले के कैंसर के लक्षणों को लेकर सतर्क रहें, जिससे बीमारी की पहचान जल्द हो सके। भयंकर बीमारी है, अगर इसे बचना है तो तंबाकू का सेवन छोड़ दें। और किसी भी तरीके से अगर तंबाकू लेते हैं, चाहे आप उसको चबाते हैं, चाहे उसको खैनी जर्दा लेते हैं, चाहे आप बीड़ी लेते हैं, चाहे आप सिगरेट लेते हैं, तो उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए। हर हॉस्पिटल में, हर डेंटल कॉलेज में अब जो है इसकी सुविधा है कि आप किसी की मदद ले सकें तंबाकू छोड़ने के लिए। उसके बारे में पता करिए। प्रारंभिक अवस्था में बीमारी को पहचान कर यदि कैंसर का सही इलाज करवाया जाए तो रोगी के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है और उसकी जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। आवश्यक है कि सावधानी रखें और तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न करें, जिससे मुंह व गले के कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार एक साथ एक व्यक्ति को कई योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का निरंतर प्रयास कर रही है। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का लाभ मिलने से महिलाएं बेहद खुश हैं। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि बबलू दास ने बताया कि उनके इलाके में 790 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 400 लोग घरों में रह रहे हैं और शेष 390 लोगों का आवास निर्माणाधीन है। लगभग 790 आवास का स्वीकृति मिला है, जिसमें 400 आवास पूर्ण हो चुका है और बाकी काम प्रगति पर है। गिरिडीह नगर निगम के पांडेडी मोहल्ला की कई महिलाएं प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलने से बेहद खुश हैं। महिलाओं ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। हम मीना देवी है। हम लोग को माटी का घर था, अच्छा चूता था, बहुत दिक्कत में रहे हम लोग, बाल बच्चे हैं। घर मिला, हम लोग ठीक से रहने लगे। मोदी जी बहुत है। और मोदी सरकार के द्वारा से मेरा घर ये बना है। गरीब दुखिया आदमी थे, पर सरकार के द्वारा से हमको राशन भी चल रहा है और मेरा घर भी बन गया। बरसात के द्वारा से जो दिक्कत था, अब दिक्कत नहीं होता है, हम लोग यहीं पर रहते हैं। महिलाओं का कहना है कि गरीबी के कारण पक्का मकान के बारे में सोचते भी नहीं थे। बहुत तकलीफ से कच्चा मकान में रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का मकान देकर गरीबों की जिंदगी बदल दी। सरकार ने हमें घर दी, रहने के आयुष्मान कार्ड दी, राशन कार्ड है और शौचालय दी। हमें सरकार को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले मिट्टी का घर था, अब सरकार आवास दिए हैं, उसमें हम बहुत खुश हैं। सरकार हमने के कॉलोनी दल के, गैस दल के, शौचालय दल के, हमने बहुत खुश है। केंद्र सरकार गरीबी उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका देश भर में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कल से मध्याह्न भोजन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। कल से राज्य के 35,000 स्कूलों में दोपहर 1 बजे ही मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। पाकुड़ जिले में अवैध माइनिंग की रोकथाम को लेकर महेशपुर और पाकुड़ ग्रामीण इलाके में छापेमारी की गई। छापेमारी उपायुक्त वरुण रंजन के नेतृत्व में हुई। छापेमारी के दौरान पाकुड़ प्रखंड के लखनपुर गांव के निकट गिट्टी लदे 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए और 3 चालकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं महेशपुर बांसलोई नदी से अवैध बालू का उठाव कर उसका परिवहन कर रहे दर्जन भर ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। रांची नगर निगम ने क्षेत्र में काम कर रही एजेंसियों को चेतावनी दी है। निगम ने कहा है कि डेवलपमेंट के नाम पर खुदाई करके छोड़ने वाली एजेंसियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनसे फाइन भी वसूला जाएगा। गौरतलब है कि काम के दौरान एजेंसियां जगह जगह पर खुदाई करके छोड़ दे रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।
जमशेदपुर के पसोडी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक के पति को हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज चक्रधरपुर प्रखंड के 4 मोड़ फुटबॉल मैदान में केनके और गोपीनाथपुर पंचायत के ग्रामीणों के बीच 1500 कंबलों का वितरण किया। मौके पर संस्था के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने कहा कि पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन एक सामाजिक संगठन है जिसका काम सेवा परमो धर्म है। विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए बिजली विभाग का छापामारी अभियान जारी है। इस दौरान बिजली विभाग ने चक्रधरपुर में 8 उपभोक्ता को बिजली चोरी करते पकड़ा है। इन उपभोक्ताओं पर कुल 2,77,054 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग ने आज संयुक्त रूप से रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के खरसीदाग ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान 34 पेटी विदेशी शराब, विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के कॉर्क, लेबल, ढक्कन सहित कार और स्कूटी बरामद किया गया है। हजारीबाग दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड की यादें धुंधली भी नहीं हुई थी कि साहिबगंज जिले के बोरियो में श्रद्धा जैसे ही लोमहर्षक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। यहां 22 वर्षीय रविका पहाड़िन को कटर से 12 टुकड़ों में काट दिया गया है। मृतका गोंडा पहाड़ की रहने वाली थी। वह शादी के बाद पति दिलदार अंसारी के साथ बेलटोला स्थित घर पर रहती थी। पुलिस उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नए वर्ष पर चतरा जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक अनोखा कदम उठाया है। सोसाइटी ने सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले अनाथ और गरीब बच्चों के लिए एक कमरे में अस्थायी शॉपिंग मॉल की स्थापना की है। इस शॉपिंग मॉल से बच्चे फ्री शॉपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील और टाटा ट्रस्ट की ओर से नवल टाटा पुरुष अकादमी के लिए सिमडेगा जिले में 2 दिवसीय चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। इसमें 252 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 13 खिलाड़ियों का चयन किया गया। रांची में आगामी 17 से 19 फरवरी तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने रांची सांसद संजय सेठ से इस विषय पर विस्तार पूर्वक बातचीत की। अंदर पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जब खिलाड़ी एशियन गेम खेलने जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम खेलने जाते हैं अथवा ओलंपिक जाते हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, प्रधानमंत्री अपने आवास से बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनको पीठ थपथपाते हैं। और जब खिलाड़ी खेलने जाता है ग्राउंड पर, अगर हारता है तो भी, जीतता है तो भी, प्रधानमंत्री ग्राउंड पे ही मोबाइल से बात करते हैं। तो खिलाड़ियों का मनोबल कैसा होता होगा। हाँ, देश का, भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो सेवक है प्रधानमंत्री, हारने के बाद भी हमसे बात कर रहा है, तो उसको लगता है कि नहीं, अगली मर्तबा तो जीतना है। तो ये मनोबल बढ़ाने वाला